आज हम जून की करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जो कि स्प्रिंग बोर्ड मैगजीन की करंट अफेयर है। सो लेट्स स्टार्ट विद इंटरनेशनल करंट अफेयर। इंटरनेशनल करंट अफेयर में पहला फैक्ट है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स कौन जारी करता है? इसको इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस जारी करता है। और शीर्ष स्थान पे कौन? आइसलैंड आता है। ठीक है, इसमें आइसलैंड आया है और भारत की इसमें 126 रैंक है आउट ऑफ 136 कंट्रीज़ में। तो आइसलैंड कहाँ पे पाया जाता है? आइसलैंड ये नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका के इधर नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है आइलैंड। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा आइलैंड है आइसलैंड। तो इसकी पहली रैंक है ग्लोबल पीस इंडेक्स में। ठीक है, इसको याद करने का तरीका यह है कि जो ठंडे इलाके होते हैं वहाँ पे पीस मिलती है, तो अपन याद करते हैं आइसलैंड की फर्स्ट पोजीशन है। उसके बाद में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स और ये 17वां संस्करण था। इसमें इसको किसने जारी किया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको जारी किया गया। शीर्ष स्थान पर कौन? फिर से आइसलैंड आया है और इसमें भारत की रैंक 127 है और इसका स्कोर है 0.643। तो ये स्कोर अपने लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसके आयाम कौन से हैं? किन किन फैक्टर्स पे इसको मेजर किया जाता है? पहला है कि शिक्षा के कितना अवसर प्राप्त हुआ है। दूसरा है स्वास्थ्य के लिए कितना, मतलब जेंडर में कितना गैप किया जाता है। उसके बाद में आर्थिक भागीदारी और उसके बाद राजनीतिक सशक्तिकरण, राजनीति में कितना पार्टिसिपेशन है महिला और पुरुषों का, तो उस हिसाब से। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट यही है कि इसको कौन इशू करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इशू करता है और फर्स्ट पोजीशन आई है आइसलैंड की और इंडिया की आई है 127। उसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है कि खुले समुद्रों में समुद्री जीवों की सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र ने ऐसी पहली बार संधि की है खुले समुद्रों समुद्री जीवों की सुरक्षा के लिए। यूएन द्वारा ये पहली संधि है। 193 कंट्रीज द्वारा मंजूरी रेक्टिफाई किया गया है इसको। इस संधि पर क्या इसका टारगेट क्या है? 2030 तक 30% महासागरों को संरक्षित किया जाएगा। ठीक है, 30% महासागरों को रिजर्व किया जाएगा। अब इस संधि के तहत क्या है? इस संधि के तहत समुद्री जीवन के संरक्षण के प्रबंधन एवं उच्च समुद्रों में समुद्री संरक्षित क्षेत्रों में निर्माण के लिए जिम्मेदारी एक शासी निकाय बनाया जाएगा। बस इतना ही है, ज़्यादा और कुछ नहीं है इसमें। इम्पोर्टेंट ये यूएन ने ऐसी पहली बार संधि की है। जब अपन इकोलॉजी और एनवायरनमेंट पढ़ते हैं तो इकोलॉजी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड ये फैक्ट है। उसके बाद में है, ये फर्जी सा फैक्ट है, कोई नहीं पूछने वाला। परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए पाकिस्तान ने चीन के साथ समझौता किया है। ठीक है, तो चीन है वो पाकिस्तान को अपने डेप्थ में फंसाना चाहता है, तो उसी के तहत है। अभी जैसे पाकिस्तान में बहुत सारी मतलब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो गया था चाइना की वजह से। वहाँ पे चाइना के लोगों को भगाया जा रहा था, तो वही था कि पाकिस्तान चाइना के डेप्थ में फंसता जा रहा है। और सेम अभी वही है कि अब क्या करे पाकिस्तान को पैसे लेने थे, तो पाकिस्तान ने चाइना के साथ में समझौता किया है कि 1200 मेगावाट के परमाणु संयंत्र को 4.8 अरब डॉलर का समझौता किया है। और ये संयंत्र का नाम है CS चश्मा 5। ठीक है, इसके पंजाब के मियांवाली ज़िले में, पाकिस्तान का पंजाब का कोई मियांवाली ज़िला है, उसमें स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद में है यूनेस्को में फिर से शामिल होगा अमेरिका। ठीक है, तो अमेरिका बीच में 2011 में फ़िलिस्तीन को यूनेस्को की सदस्यता दिए जाने की वजह से अमेरिका ने यूनेस्को से अपना हाथ पीछे कर लिया। ठीक है, इसके बाद 2017 में ट्रंप प्रशासन ने स्वयं को पूरी तरीके से अलग कर लिया था। यूएस 1984 में यूनेस्को से बाहर होकर 2003 में पुनः शामिल हुआ था। तो अमेरिका कई बार यूनेस्को से बाहर हुआ है, फिर से एंट्री कर लिए, तो अभी फिर से यूनेस्को में अमेरिका ने फिर से एंट्री किया। ठीक है, उसके बाद है कि अमेरिका बेबेटन ने अटलांटिक घोषणा को अपनाया है।
अटलांटिक घोषणा किससे रिलेटेड है? अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि अटलांटिक घोषणा किससे, गंभीर वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए, गंभीर वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए अटलांटिक घोषणा इम्पोर्टेंट है। अभी कौन कौन सी चुनौतियाँ आ रही हैं और उनसे उबरने के लिए क्या क्या किया जा रहा है, जैसे एआई टेक्नोलॉजी पे काम किया जा रहा है, क्वांटम कंप्यूटिंग पे काम किया जा रहा है, जैव प्रौद्योगिकी पे काम किया जा रहा है, तो ऐसे सारे हैं। अब इनको अपन देखने के लिए अपन एसडीजी इंडेक्स जो पढ़े हैं तो उनके बेस पे अपन इन चीज़ों को देख सकते हैं कि एसडीजी इंडेक्स को सभी कंट्रीज़ हैं उनका फॉलो कर रही हैं प्रॉपर तरीके से, तो उनको फॉलो करने के बेस पे ही ये अटलांटिक घोषणा की गई है कि अटलांटिक घोषणा गंभीर वैश्विक चुनौतियों उनसे निपटने के लिए। तो एसडीजी इंडेक्स बहुत इम्पोर्टेंट है ये गंभीर वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए, और उसमें अभी अमेरिका और ब्रिटेन ने अपनाया है अटलांटिक घोषणा को। ठीक है। सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्य निर्वाचित हुए हैं। ठीक है। कौन कौन से अस्थायी? अल्जीरिया, गुयाना, कोरिया गणराज्य, सिएरा लियोन और स्लोवानिया। तो ये हैं, ये कोई इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं है, ज़्यादा पूछने वाला नहीं है। इनमें से इनके 5 जो अस्थायी सदस्य हैं उनके बारे में पूछा जाता है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स जारी करता कौन है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने इनको जारी किया है और 173 देशों में शामिल किए 173 देशों में वियना सबसे फर्स्ट पोजीशन पे आया है। वियना ऑस्ट्रिया फर्स्ट पोजीशन पे। और सबसे ख़राब शहर कौन है? दामस्क सीरिया, ये सबसे ख़राब शहर है। अब हमारे इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में भारत के शहर कौन कौन से हैं? दिल्ली पे मुंबई 141 पोजीशन आई है, चेन्नई 144, अहमदाबाद 147, बेंगलुरु 148 पोजीशन। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया के जो शहर हैं उनकी हालत बहुत ख़राब है, जैसा कि देख सकते हैं आप लोग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सूरीनाम और सर्बिया के दौरे पर गई। ठीक है। तो सूरीनाम और सर्बिया के दौरे पर गई। पद ग्रहण करने के बाद ये पहली विदेश यात्रा थी उनकी। सूरीनाम में भारतीय लोगों के आगमन के 150 वर्ष पूरे होने पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। राष्ट्रपति ने बाबा, वहाँ पे कोई जगह है, बाबा और माई स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। ये राष्ट्रपति की सर्बिया में भी पहली यात्रा थी। अब इसके तहत राष्ट्रपति ने सर्बिया से 1 दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार के लिए समझौता किया। अब ये कोई ये फैक्ट नहीं पूछने वाला कितना व्यापार का लक्ष्य सहमति हुई, कितना उन्होंने टारगेट रखा है। प्रधानमंत्री मोदी का यूएस व मिस्र दौरा। मोदी जी ने अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित किया था। ठीक है। और नरेंद्र मोदी जी अमेरिकी कांग्रेस को 2 बार संबोधित कर चुके हैं, उनके संयुक्त सत्र को 2 बार संबोधित कर चुके हैं। और जैसे कि अभी हमारे इंडिया G20 की अध्यक्षता कर रहा है, तो उसकी जो थीम है वसुधैव कुटुंबकम, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, तो उसी थीम को, G20 की थीम को मोदी जी ने यहाँ पे जो संयुक्त सत्र को संबोधित किया उसमें संबोधित किया, उसी के तहत संबोधित किया। और इन्होंने किन किन पॉइंटों को रेखांकित किया? एक तो वसुधैव कुटुंबकम और कट्टरपंथ, आतंकवाद सहित और कई मुद्दों को संबोधित किया। अब इस दौरान क्या क्या, जैसे कोई भी समझौता होता है, कहीं पे भी जाते हैं, तो ये रक्षा, अंतरिक्ष और व्यापार जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सभी लोग समझौता करते हैं। ठीक है। अब इन्होंने क्या क्या किया? अभी जैसे भारत के लिए क्या क्या नीड है? सेमीकंडक्टर प्लांट की नीड है। ठीक है। उसके बाद रेलवे, तकनीक, ड्रोन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और भारत अमेरिका से ड्रोन भी अभी परचेज कर रहा है। इंजन, स्पेस सेक्टर, इन सभी सेक्टर्स में समझौते हुए हैं। अभी दोनों ने इंडस एक्ट पर सहमत हुए। इंडस IND मीन्स इंडिया एंड US मतलब USA, जिन्होंने देशों की यूनिवर्सिटी, स्टार्ट इंडस्ट्री व थिंक टैंक शामिल होंगे। दोनों की यूनिवर्सिटी, स्टार्ट इंडस्ट्री व थिंक टैंक शामिल होंगे। जैसा कि जनवरी करंट अफेयर में पढ़ा था अपन ने, ICET की शुरुआत की गई है। अब यहाँ पे इसी समझौते के तहत आज ICET की शुरुआत कर दी गई है और अमेरिका से प्रीडेटर ड्रोन MQ-9 रीपर खरीदने पर समझौता हुआ है।
कार्यक्रम मोदी जी किन किन कार्यक्रम में शामिल हुए? इंडिया यूएसए स्किल फॉर द फ्यूचर कार्यक्रम, भारत व यूएसए भविष्य के लिए कौशल विकास पर कार्यक्रम, भारत अमेरिका हाईटेक हैंडशेक कार्यक्रम। तो ये 3 कार्यक्रम हुए थे वहाँ पे, कोई इन पे शामिल हुए थे। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाना बहुत मुश्किल है, ऐसे क्वेश्चन आरपीएससी नहीं पूछती है। मिस्र की यात्रा, मिस्र की पहली राजकीय यात्रा की थी मोदी जी ने। अब ये यात्रा कब प्लानिंग हुई थी? जब भारत ने 74वें गणतंत्र दिवस पर मिस्र के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया था, तो उसके बाद में ये राजकीय यात्रा की प्लानिंग हुई थी। मिस्र के दौरान प्रधानमंत्री वहाँ की ऐतिहासिक एक मस्जिद है अल हकीम, वहाँ पे जाके आए थे। और काहिरा में हेलियोपोलिस कॉमनवेल्थ फॉर ग्रेव सेमेट्री पर का दौरा किया इन्होंने। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक वही 4 फैक्ट याद करने। जारीकर्ता कौन है? इशू विश्व वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसको जारी किया है। शीर्ष स्थान पर कौन है? स्वीडन आया है। और भारत 67th पोजीशन पर आया, 67th पोजीशन पर आया। तो अब ये स्वीडन देख लें, स्वीडन कहाँ पे? ये यूरोप का ये वाला पार्ट आता है, तो यहाँ पे नॉर्वे आता है, यहाँ पे स्वीडन आता है। तो स्वीडन फर्स्ट पोजीशन पे है। तो ये भी हाई एल्टीट्यूड पे पाए जाते हैं ये कंट्री स्वीडन। तो वही है कि यहाँ के जो देश हैं उनकी फर्स्ट पोजीशन मेनली पाई जाती है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन हो और ऐसे कोई ऑप्शंस हो तो उनको फर्स्ट पोजीशन पे अपन रख सकते हैं, अगर कोई आइडिया ना हो तो। 17वें भारतीय सहकारिता कांग्रेस का विषय क्या था? अमृतकाल, सशक्त भारत के लिए सहकारिता से खुशहाली। अभी जैसे 2021 में सहकारिता मंत्रालय बनाया गया था, तो उसके अध्यक्ष कौन है? सहकारिता मंत्रालय के अध्यक्ष, सहकारिता मंत्रालय के अध्यक्ष होते हैं हमारे गृह मंत्री अभी हैं अमित शाह जी। प्रधानमंत्री मोदी ने जो बाइडेन को फेवर लिमिटेड द्वारा प्रकाशित पुस्तक का प्रथम संस्करण की प्रति भेंट की। और ये कौन सी बुक थी? द 10 प्रिंसिपल ऑफ उपनिषद। अपने उपनिषदों की 10 प्रिंसिपल हैं, उनके बेस पे एक बुक लिखी गई है, द 10 प्रिंसिपल ऑफ उपनिषद। उसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने बाइडेन को भेंट किया। अब यहाँ से नेक्स्ट फैक्ट है कि औरंगजेब लैंड का नाम बदलकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कर दिया गया है। ठीक है, ये अच्छा कदम है। हेमिस महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? लद्दाख का हेमिस महोत्सव प्रसिद्ध है। अब बढ़ते हैं राष्ट्रीय समसामयिकी की तरफ। राष्ट्रीय समसामयिकी में है, फर्स्ट फैक्ट है कि समेकित सिमुलेटर परिसर ध्रुव का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो समेकित सिमुलेटर परिसर, तो सिमुलेटर क्या होता है? सिमुलेटर इज रिलेटेड टू सिमुलेशन किया जाता है कि जैसे हम किसी भी चीज़ का हमें प्रेडिक्ट करना है किसी चीज़ को, तो एक AI बेस्ड सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोसीजर है। तो इसमें हिस्ट्री मैचिंग के कॉन्सेप्ट पे किया जाता है। पहले कोई डेटा होता है उससे रिलेटेड, उसको हम रखते हैं, उसके बाद में जो एक्सपेक्टेड डेटा हैं उनको रखते हैं, फिर हम हिस्ट्री मैच कराते हैं क्या चीज़ें सही चल रही हैं या नहीं चल रही। तो इस बेस पे एक समेकित सिमुलेटर परिसर ध्रुव की उद्घाटन किया गया है। और ये कहाँ पे किया गया है? कोच्चि के दक्षिणी नौसेना कमान में। ठीक है, तो यही याद रखना है कि कोच्चि के दक्षिणी नौसेना कमान में किया गया है। और इसका नाम क्या था? सिमुलेटर परिसर का ध्रुव। ठीक है, अब ये क्या काम आएगा? ये भारतीय नौसेना कार्मिकों के व्यवहारिक परीक्षण को बढ़ाने के लिए काम आएगा। भारतीय नौसेना के कार्मिकों के व्यवहारिक परीक्षण को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग मिस्र देशों में कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए भी किया जाएगा। ठीक है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने असम में परिसीमन का प्रस्ताव जारी किया है। ठीक है, तो परिसीमन कहाँ पे? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170 में उल्लेखित है। अभी तक 4 बार परिसीमन हो चुका है इंडिया में, और 52 में, 62 में, 72 में और 2002 में। तो ये परिसीमन हो चुके हैं। और असम में परिसीमन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद है भारत वियतनाम को ISN किरपान देगा। अब सबसे बड़ी बात है ISN किरपान क्या? ISN किरपान है खुखरी श्रेणी की। हमारे इंडिया में बहुत सारी श्रेणी की मिसाइलें हैं, तो उनमें से एक खुखरी श्रेणी की मिसाइल है
तो ये मिसाइल कॉर्वेट है और इसको 1991 में नौसेना में शामिल किया गया था। ये आप देख सकते हैं कि ये है INS कृपाण, ठीक है। ये इंडियन नेवी को दी गई थी, प्रोफेशनल फोर्स एंकरिंग स्टेबिलिटी सिक्योरिटी एंड नेशनल प्रॉस्पेरिटी, INS कृपाण है, ठीक है, मिसाइल कॉर्वेट। तो दोनों देशों के रक्षा मंत्री विशेष रूप से रक्षा उद्योग सहयोग, समुद्री सुरक्षा और बहुराष्ट्रीय सहयोग के क्षेत्रों में समझौता बढ़ाने के साधनों की पहचान की गई, उसके तहत इसको दिया गया है, ठीक है। तो इस भारत ने किसको दिया है? वियतनाम को दिया है, ठीक है। उसके बाद में आती है कि 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी हुआ है, ठीक है। तो इसको जारी किसने किया है? भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा इसको जारी किया गया है। शीर्ष स्थान पे कौन आया है? केरल आया है, ठीक है। इसका ये स्कोर याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद राजस्थान 8वां स्थान आया है राजस्थान का, ठीक है। पहले लास्ट ईयर राजस्थान का 10वां स्थान था। राजस्थान की पोजीशन अच्छी है, इम्प्रूव किया है राजस्थान ने। और छोटे राज्यों में देखते हैं तो गोवा, ठीक है। और यूटी में देखते हैं अपना तो जम्मू एंड कश्मीर शीर्ष पर आया है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर, और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून को मनाया जाता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे यही है कि राजस्थान की पोजीशन अच्छी हुई है, इम्प्रूव किया राजस्थान ने, 8वें स्थान पे आ गया है। लास्ट ईयर 10वें स्थान पे था और शीर्ष स्थान पे क्या है? केरल है। यह है NIRF रैंकिंग। तो NIRF रैंकिंग क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है, ठीक है। अब ये क्या अपने इंडिया में जो भी इंस्टीट्यूट हैं उनकी रैंकिंग को शो करता है कि कौन सी इंस्टीट्यूट है वो अच्छे पोजीशन पे आया है। तो अभी ये 8वां संस्करण था इसका, और IIT मद्रास शीर्ष पे आया है, ठीक है। और दूसरे स्थान पे आया है ISC बेंगलोर। तो IIT मद्रास अपना ये परचम लगातार 5 वर्ष से लहरा रहा है, और IIT मद्रास लिटरली बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, ठीक है। अब इस बार क्या क्या एक नई श्रेणी जोड़ी गई है, ठीक है। नई श्रेणी जोड़ी गई नवाचार। नवाचार को जोड़ने के पीछे हमारे विजनरी प्रधानमंत्री जी का बहुत अच्छा रोल है। तो 15 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था जय जवान जय किसान जय विज्ञान। अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था जब परमाणु परीक्षण करवाया गया था। उसके बाद जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। तो उसी के तहत आज नवाचार इनोवेशन की ज़रूरत है। जितने स्टार्टअप हो रहे हैं वो इसी के बेस पे किए जा रहे हैं। तो आज की जो ज़रूरत है वो नवाचार की ज़रूरत है। तो उस बेस पे नई श्रेणी जोड़ी गई है नवाचार, और नए विषय कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। उसके बाद में वास्तुकला और वास्तुकला एवं नियोजन के विस्तार पर ये पोर्टफोलियो 13 श्रेणियों एवं विषयों तक बढ़ाया गया है, ठीक है। 13 श्रेणियों, इनके बेस पे इनको निकाला जाता है। भारत में जेट ईंधन बनाने हेतु समझौता हुआ है। किसके साथ समझौता हुआ है? अमेरिकी कंपनी GE एरोस्पेस के साथ में, और भारतीय एरोस्पेस कंपनी HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, इनके मध्य में हुआ है। तो इसके तहत GE एरोस्पेस F414 इंजन का भारत में सह उत्पादन करेगा, मेक इन इंडिया के तहत करेगा। इसके तहत GE उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान MK2 इंजन पर भी भारत का सहयोग जारी रहेगा, ठीक है। ओशियन रिंग ऑफ योगा किससे रिलेटेड है? ये है योगा से रिलेटेड, जो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पे किया गया था। ये किसके द्वारा करवाया गया? भारतीय नौसेना द्वारा करवाया गया, ठीक है। ओशियन रिंग ऑफ योगा से अपन समझ सकते हैं कि ये समुद्र के वहाँ पे करवाया गया बीच में। इसके अंतर्गत भारतीय नौसेना के जहाज़ों ने मित्र देशों के विभिन्न बंदरगाहों का दौरा किया, ठीक है। अब इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा नहीं है। इस कार्यक्रम में कौन कौन से जहाज़ शामिल हुए ये कोई नहीं पूछने वाला, ठीक है। साजिद मीर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के प्रस्ताव को चीन द्वारा वीटो दिया गया, ठीक है। चीन द्वारा वीटो दे दिया गया है। अब ये कहाँ पे? UNSC यूनियन नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में किया जाता है। इसमें 5 देश इनके परमानेंट मेंबर हैं, US, रशिया, चाइना,
फ्रांस और यूके। तो ये 5 देश हैं। यही देश किसी को आतंकवादी घोषित करने के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर एक भी देश ने आतंकवादी घोषित करने से मतलब रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि नहीं हम इस पे वोट नहीं कर रहे, तो आतंकवादी नहीं घोषित होगा। ठीक है। अब बाई ब्रेक किससे रिलेटेड है, तो ये याद करना बाई ब्रेक किससे रिलेटेड है। ये केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को काम से थोड़ा समय निकालकर योगा करने की सलाह दी है। तो बाई फॉर योगा। ठीक है, योगा ब्रेक है ये। बाई ब्रेक मीन्स योगा ब्रेक। ठीक है, इस योग व्यायाम को बाई ब्रेक नाम दिया गया है। ठीक है, ये कार्मिक मंत्रालय द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं इस चीज़ के लिए। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ते हैं कि नंदी क्या है। नंदी अपने आप में लगता है कि ये किसी एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो सकता है, पर नंदी है नई दवा एवं टीकाकरण प्रणाली के लिए जब एनओसी लेने जाते हैं, एनओसी मंजूर करने का एक पोर्टल है। ठीक है, नई दवा एवं टीकाकरण प्रणाली, कोई नई दवा बनानी है, कोई टीकाकरण बनाना है, तो उसके लिए एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, वो कौन जारी करेगा, नंदी पोर्टल से जारी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या है, पशु चिकित्सा उत्पादों के लिए का मूल्यांकन एवं जांच करने के साथ साथ नियामक अनुमोदन प्रक्रिया को भी सरल बनाएगा। ठीक है, आभा आईडी किससे रिलेटेड है, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। ठीक है, आभा मीन्स आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। अब इसको किसने रेगुलेट किया है कि IRDAI, जो कि बीमा कंपनियों को रेगुलेट करती है, एडाई बोलते हैं इनको। तो भारत के भीतर नागरिकों को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आईडी बनाने के निर्देश दिए गए। ठीक है, ये एक आईडी बनाई जाएगी। इस आईडी के थ्रू ये बेनिफिट होगा कि एक आईडी में किसी भी पेशेंट की सारी इन्फॉर्मेशन होगी। तो अगर कहीं पे ज़रूरत पड़ती है, किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाते हैं, तो इसी आईडी के थ्रू उसकी पेशेंट की सारी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी और उसका हिस्ट्री है, जो पहले की हिस्ट्री है, उसके बारे में पता चल जाएगा कि इनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई थी। उसके बेस पे ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस किया जा सकता है। ठीक है, अब ये इम्पोर्टेंट है यहाँ से कि आभा आईडी है वो 14 अंकों की यूनिक आईडी है। कितने अंकों की, 14 अंकों की यूनिक आईडी है। और आभा आईडी से नागरिक अपने स्वास्थ्य से जुड़ी सभी जानकारियाँ एक्सेस कर सकते हैं। उनको आइडिया लग जाएगा और मतलब अदर किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे भी एक बेनिफिशियल है कि हमें पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में है बालासोर उड़ीसा। ठीक है, अब यहाँ पे जो ट्रेनों में अभी मतलब कॉलिजन हुआ था, जिसकी वजह से 200 से अधिक जानें चली गई थी, उसके बेस पे है बालासोर। कहाँ पे है, उड़ीसा में। बस इतना ही याद रखना है, ज़्यादा याद नहीं रखना। अमित शाह द्वारा CREDI शिरडई गार्डन पीपल्स पार्क का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, अहमदाबाद में किया गया है। ठीक है, गैबोन क्या है, गैबोन पहली कृषि SEZ परियोजना है। यह परियोजना किसके द्वारा चलाई गई है, ये प्रथम चरण में ओडिशा के गजपति ज़िले में चलाई गई है। ठीक है, उड़ीसा के गजपति ज़िले में चलाई गई है। अब इस परियोजना तकनीकी एवं ज्ञान भागीदारी के रूप में सेंचुरियन विश्वविद्यालय के साथ साथ किसके साथ AOM समूह भी क्रियान्वित करेगा। अब इसमें कौन कौन है, 2 हैं। एक तो सेंचुरियन यूनिवर्सिटी है और प्लस AOM। ठीक है, AOM समूह है कोई। ठीक है, वो NGO है, दोनों का गठबंधन है, उसके तहत ये चलाई जा रही है गैबोन पहली कृषि सेच परियोजना। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे कि प्रथम चरण में 30 किसान उड़ीसा के गजपति ज़िले के 20 MSc या BSc एग्रीकल्चर एवं BTech MTech छात्रों को कृषि तकनीक एवं तकनीकी सलाहकार के रूप में एक साथ यात्रा करेंगे। ठीक है, तो यही है कि गैबोन किससे रिलेटेड है, कृषि सेच परियोजना से रिलेटेड है। पुनर्वास महानिदेशालय के पूर्व सैनिकों के रोजगार सृजन के लिए निजी क्षेत्र की किस संस्था के साथ MOU हुआ है, तो MOU ये पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। दीनदयाल अंत्योदय योजना। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, दीनदयाल अंत्योदय योजना। हाँ, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन ने सुविज्ञ कैरियर बनाने में महिलाओं को सशक्त करने के लिए, अभी ये महिलाओं को सशक्त करने के लिए किस संस्था के साथ में साझेदारी की है, ये की है UNDP, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ में
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ में इन्होंने साझेदारी की है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसने की है? राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। ठीक है। G20 की बैठकें हो रही हैं अभी बहुत सारी। G20 के अंतर्गत शिक्षा एवं कार्य समूह की चौथी बैठक कहाँ पे हुई है? पुणे में हुई है। G20 की चौथी बैठक पुणे में हुई है। G20 के अंतर्गत लेबर समूह की बैठक कहाँ हुई? पटना बिहार में। इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि लेबर, सबसे लेबर कहाँ मिलते हैं? बिहार में मिलते हैं, तो बिहार में इसकी लेबर की बैठक की गई। G20 के अंतर्गत पर्यटन समूह की बैठक। अब आप घूमने कहाँ जाओगे? गोवा जाओगे, तो अभी टाइम गोवा के लिए बहुत सही है, तो पर्यटन समूह की बैठक कहाँ? गोवा में करा दी गई। भारत विरोधी कंटेंट बनाने वाले 150 से अधिक वेबसाइट और यूट्यूब चैनलों को रोक लगाई गई। ये आरटी एक्ट की धारा 69A के तहत लगाई गई है। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा विराट रामायण मंदिर कहाँ पे बना है? ठीक है। सबसे बड़ा विराट रामायण मंदिर कैथवालिया, पूर्वी चंपारण, बिहार में। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा विराट रामायण मंदिर कहाँ पे बनाया गया? कैथवालिया, पूर्वी चंपारण, बिहार में बनाया गया। ठीक है। उसके बाद में है असम में पानी के नीचे पहली सुरंग कौन से दो स्थानों के मध्य होगी? गोहपुर एवं नुमालीगढ़ जहाँ पे IOCL की रिफाइनरी है, और गोहपुर में। ठीक है। गोहपुर से नुमालीगढ़ के मध्य रहेगी पहली पानी के नीचे सुरंग। कहाँ पे? असम में। यूथ अर्बन 20 मेयर शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कहाँ हुई? अहमदाबाद में। ठीक है। U20 मेयर शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कहाँ? अहमदाबाद ने की। कर्नाटक द्वारा गरीब एवं मध्यम वर्ग के परिवारों को किफ़ायती आवास प्रदान करने के लिए गृह ज्योति योजना। तो ये इम्पोर्टेंट है, गृह ज्योति योजना किससे रिलेटेड है? मध्यम गरीब परिवार को किफ़ायती आवास प्रदान करने से, आवास से रिलेटेड है। और ये किस स्टेट द्वारा चलाई गई है? कर्नाटक स्टेट द्वारा चलाई गई है। ठीक है। रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश का सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठन कौन सा है? DD इंडिया और ऑल इंडिया रेडियो। ठीक है। रॉयटर्स इंस्टीट्यूट ने ये न्यूज़ रिपोर्ट निकाली। ठीक है। उसके बाद में कि फसाई द्वारा राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? गाज़ियाबाद में। राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन गाज़ियाबाद में किया गया है। उसके बाद में UN महासभा द्वारा शहीद हुए शांति सैनिकों के सम्मान में भारत द्वारा लाए गए प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है। UN महासभा द्वारा ये सम्मान का प्रस्ताव लेके आया गया UN महासभा द्वारा, तो भारत ने इसको स्वीकार कर लिया गया। इसमें क्या है, एक नई स्मारक दीवार स्थापित करनी पड़ेगी। तो इंडिया इस ऐसे मामले में तो बहुत आगे है। कर्नाटक सरकार के पूर्ववर्ती सरकार द्वारा पारित किस कानून को रद्द करने का निर्णय लिया गया? धर्मांतरण विरोधी कानून को रद्द करने का निर्णय लिया गया है कर्नाटक सरकार ने। ठीक है। मानसून भविष्यवाणी हेतु स्टेट आर्ट मशीन लर्निंग मॉडल किस संस्थान द्वारा? मानसून भविष्यवाणी। तो मानसून भविष्यवाणी से रिलेटेड IT दिल्ली काम कर रही है। ठीक है। G20 के तहत कृषि मंत्रियों की 3 दिवसीय बैठक कहाँ? तो कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ? हैदराबाद में कराई गई है। ठीक है। एयर इंडिया द्वारा भारत की पहली महिला हज उड़ान शुरू की गई है। ठीक है। तो ये कहाँ से की है? कोझिकोड से जहेड़ा तक। ठीक है। कोझिकोड से जहेड़ा तक की गई है। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री द्वारा अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्या देवी होलकर नगर कर दिया गया। तो ऐसे फैक्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो ये याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि महाराष्ट्र में अहमदनगर का नाम अहिल्या देवी होलकर कर दिया गया है। देश में पहली बार शेरों का कैप्टिव ब्रीडिंग कहाँ की जाएगी? कैप्टिव ब्रीडिंग की जाएगी वन विहार भोपाल में। ठीक है। वन विहार भोपाल में। अमित शाह ने बलिदान स्तंभ के निर्माण का उद्घाटन कहाँ किया है? बलिदान स्तंभ श्रीनगर में। ठीक है। बलिदान स्तंभ श्रीनगर में। टाइम मैगजीन की 100 सर्वाधिक प्रभावशाली कंपनियों की सूची में भारत की कौन सी कंपनी शामिल है? NPCI फैशन प्रोडक्ट से जुड़ी मीशो कंपनी। ठीक है। तो नेक्स्ट फैक्ट है, भारत ने किसके साथ में आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर किए? बेल्जियम के साथ में। जो भी आपराधिक मामले में
पारस्परिक कानूनी सहायता किसके साथ में ली जाएगी? बेल्जियम के साथ में। भारत ने हाल ही में आर्टेमिस अकॉर्ड में शामिल होने का निर्णय लिया है। अंतरिक्ष अन्वेषण से रिलेटेड आर्टेमिस अकॉर्ड मेनली किसके साथ में किया गया था कि ये यूएस के साथ में किया गया, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं टेक्नोलॉजी सेक्शन को। तो टेक्नोलॉजी में क्या है कि फर्स्ट फैक्ट है, चीन ने बनाई विश्व की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक विंड टनल। हाइपरसोनिक विंड टनल बनाई है चाइना ने, इसे JF-20 नाम दिया गया है, JF-20, ठीक है। तो JF-20 क्या है? हाइपरसोनिक विंड टनल है, ठीक है। हाइपरसोनिक विंड टनल है और ये किसके द्वारा बनाई गई? चाइना के द्वारा बनाई गई, ठीक है। उसके बाद में है DRDO। DRDO ने किसका परीक्षण किया? अग्नि प्राइम का परीक्षण किया है, ठीक है। और ये कहाँ से किया? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया है। ये कहाँ पे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ पे? ये उड़ीसा में है, उड़ीसा के नदन सरकार जो तट है वहाँ पे, ठीक है। नदन सरकार जो तट है इंडिया का वहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद में इसकी रेंज क्या है? इसकी रेंज है 2700 किलोमीटर तक है, ठीक है। इस पर एक नया मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल वॉरहेड लगा सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल, ठीक है, री एंट्री व्हीकल वॉरहेड लगा सकते हैं। यह मिसाइल उच्च तीव्रता वाले विस्फोटक, थार्मोबैरिक या परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है, ठीक है। कौन कौन से वॉरहेड ले जाने में सक्षम है? विस्फोटक, थार्मोबैरिक और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है, ठीक है। तो DRDO ने किसका परीक्षण किया? अग्नि प्राइम का, ठीक है। उसके बाद में है भारत ने किया स्वदेशी हैवीवेट टारपीडो का सफल परीक्षण, ठीक है। यह अत्याधुनिक हथियार को पानी के नीचे खतरों का मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन की गई है, ठीक है। तो ये क्या है? एक पनडुब्बी है टारपीडो, तो पानी के भीतर नीचे खतरों का मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन किया गया। इसका नामकरण महासागरों के भारतीय देवता वरुण के नाम पे वर्णास्त्र रखा गया है। यह DRDO की नौसेना विज्ञान तकनीकी प्रयोगशाला द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। यह 600 मीटर गहराई तक संचालित हो सकता है। तो क्या है? स्वदेशी हैवीवेट टारपीडो है, ठीक है। तो ये किसके लिए? पानी के नीचे खतरों का मुकाबला करने के लिए बनाया गया है। इसका नामकरण महासागरों के वरुण देवता पानी से रिलेटेड है, तो इसका नाम वर्णास्त्र रखा गया है। और DRDO की नौसेना विज्ञान और तकनीकी प्रयोगशाला द्वारा इसको विकसित किया गया है। और इसकी गहराई कहाँ तक है? 600 मीटर तक इसकी गहराई है, ठीक है। उसके बाद में इकोनॉमी के सेशन पे चलते हैं। इकोनॉमी में क्या है? इकोनॉमी में है वर्ष 2023 के लिए फोर्ब्स ग्लोबल 2000 की सूची जारी की गई है। जारीकर्ता कौन है? फोर्ब्स ने की है। शीर्षस्थ कंपनी कौन है? कंपनियों के बारे में बताया गया है इसमें। JP मॉर्गन है। JP मॉर्गन कहाँ की है? अमेरिकी बैंक है। इस सूची में 55 भारतीय कंपनियों को भी शामिल किया गया। भारतीय कंपनी कितनी है? 55 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्री देश की सबसे बड़ी कंपनी, ठीक है। फोर्ब्स की रिपोर्ट ने बताया है कि रिलायंस इंडस्ट्री देश की सबसे बड़ी कंपनी है और इसको 45 रैंक मिली है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है अपने लिए कि इंडिया फोर्ब्स की रिपोर्ट में इंडिया की रिलायंस इंडस्ट्री का 45 रैंक आई है, ठीक है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोनॉमिक इकोसिस्टम रिपोर्ट, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट, इसको जारी किसने किया है? स्टार्टअप जीनोम द्वारा, ठीक है। स्टार्टअप से रिलेटेड है तो स्टार्टअप जीनोम द्वारा इसको किया गया है। शीर्ष स्थान कहाँ किसको मिला है? सिलिकॉन वैली US को मिला है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका व चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया। तो ये बहुत अच्छी बात है अपने लिए कि इंडिया 3rd नंबर पे बन गया। फर्स्ट नंबर पे US, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे US, दूसरे पे चाइना और तीसरे पे भारत आ गया, ठीक है। भारत अपने आप में स्टार्टअप में 3rd नंबर पे आ गया है, ठीक है। और ये इसने ग्रोथ कब से की है? ये ग्रोथ की है जब से कोरोना लगा है। कोरोना के बाद से इंडिया ने बहुत अच्छे से ग्रोथ की है, ठीक है। इसके बाद में GSER 23rd में बेंगलुरु सेकंड स्थान चढ़कर 20वें स्थान पर आ गया है। बेंगलुरु, जहाँ पे IT फील्ड का पूरा सेटअप है अपने इंडिया में,
इधर बेंगलुरु में, ठीक है। बेंगलुरु और पुणे, जिन्हें सिलिकॉन वैली जाना जाता है, इंडिया की सिलिकॉन वैली जाना जाता है आईटी क्षेत्र के लिए, ठीक है। तो उन बेंगलुरु 2 स्थान चढ़कर, ठीक है, बेंगलुरु 2 स्थान चढ़कर 20वें स्थान पर आ गया है, ठीक है। ये अपने लिए बहुत अच्छी बात है। तो इसमें यही है, 3-4 चीज़ें याद करनी है। ग्लोबल स्टार्ट इकोसिस्टम, स्टार्ट अब जीनोम द्वारा निकाला गया। शीर्ष स्थान सिलिकॉन वैली, ऑब्वियसली इसी का आएगा, यूएस के। और इस रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका व चीन के बाद भारत तीसरे स्थान पर आ गया, ठीक है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव रैंकिंग, ठीक है, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव रैंकिंग। अब इसको इशू कौन करता है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट को जो डेवलप करता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, उसके द्वारा इसको इशू किया गया है। इसमें शीर्ष स्थान किसका है? डेनमार्क का है, ठीक है। और भारत का स्थान है 64.63, भारत का 40वां स्थान रहा, ठीक है। तो कुल 66 देशों में कोई ज़्यादा अच्छी रैंक नहीं है भारत की, ठीक है। भारत की 2022 में रैंकिंग 37 थी, तो इंडिया की रैंकिंग गिरी है, 37 to 40 हुई है, तो ये रैंकिंग गिरी है। तो इंडिया डिग्रेड किया है अपने आप में, तो इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में। तो सेम जैसे मैंने बताया था कि शीर्ष स्थान किसका है? डेनमार्क का है, ठीक है। तो डेनमार्क का है, जैसे हम देखते हैं डेनमार्क के बारे में, तो डेनमार्क कहाँ पे? डेनमार्क भी हाई एल्टीट्यूड पे है। जैसे यूरोप के कंट्रीज हैं, यहाँ पे मैंने बताया नॉर्वे, यहाँ पे स्वीडन, तो यहाँ पे डेनमार्क है, तो ये भी हाई एल्टीट्यूड पे है, तो इन्हीं के नाम आते हैं, ठीक है। उसके बाद में टाटा पावर बना सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड, ठीक है, टाटा पावर, ठीक है। तो टाटा पावर के बारे में किसने बनाया है आकर्षक नियोक्ता ब्रांड? जारी करता है रैंड स्टैंड इंडिया, ठीक है, रैंड स्टैंड इंडिया। और शीर्षक है इसका रैंड स्टैंड, शीर्षक की कोई ज़रूरत नहीं है। 3 कंपनियां हैं, टाटा पावर, अमेजन और टाटा स्टील, ठीक है। तो टाटा पावर को सबसे आकर्षक बनाया, आकर्षण टाटा पावर, फिर अमेजन, फिर टाटा स्टील, ठीक है। इतना याद रखना है। सहकारिता के क्षेत्र में विश्व की सबसे, हम देख रहे थे सहकारिता के क्षेत्र में विश्व की और सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना चलाई गई है सहकारिता के क्षेत्र में। यह योजना कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाई गई है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के मेल से बनी है। इसमें 3-4 मंत्रालयों का सहयोग है। पहला हो गया कृषि एवं किसान मंत्रालय, ठीक है, कृषि एवं किसान मंत्रालय हो गया। उसके बाद में उपभोक्ता मामले, खाद्य सार्वजनिक वितरण पीडीएस सिस्टम हो गया, और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, ठीक है। तो इसमें 4 मंत्रालय हो गए, उनकी साझा पहल है। उसके बाद में इसके लिए एक अंतर मंत्रालय समिति के गठन एवं सशक्तिकरण को मंजूरी दी गई है, ठीक है। और उसके अध्यक्ष कौन होंगे? अंतर मंत्रालय समिति के गठन एवं सशक्तिकरण की मंजूरी दी गई। इसके अध्यक्ष सहकारिता मंत्री। सहकारिता मंत्री कौन होते हैं? अमित शाह, हमारे होम मिनिस्टर हैं, जो कि इसके तहत सहकारिता मंत्रालय देश के विभिन्न राज्यों, संघ तथा क्षेत्रों में कम से कम 10 चुने जिलों में एक पायलट परियोजना चलाएंगे। कितने जिलों में? 10 जिलों में, ठीक है। यह योजना पैक्स क्या है? पैक्स है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, ठीक है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के स्तर पर गोदामों के निर्माण द्वारा देश में भंडारण के इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियों को दूर किया जाता है पैक्स के माध्यम, ठीक है। अब ये चीज़ें ये कहाँ पे? मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। मेंस में अपन जैसे पीडीएस और सब्सिडी के बारे में चीज़ों को पढ़ते हैं, तो वहाँ पे इन चीज़ों को लिख सकते हैं, ठीक है। 1 लाख करोड़ की इस योजना के तहत देश के प्रत्येक ब्लॉक में 2000 टन क्षमता के गोदाम बनाए जाएंगे, ठीक है। यूनिटी मॉल कहाँ पे है? यूनिटी मॉल दीमापुर, नागालैंड में यूनिटी मॉल का निर्माण किया गया है, ठीक है। इसका उद्देश्य एक जिला, 1 डिस्ट्रिक्ट, 1 प्रोडक्ट के पेशकश को बढ़ावा देना, ठीक है। तो यही है कि यूनिटी मॉल कहाँ पे बनाया गया? दीमापुर, नागालैंड में, ठीक है। उसके बाद में है पिक्सल स्पेस इंडिया, ठीक है। पिक्सल स्पेस इंडिया, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने पिक्सल स्पेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ में समझौता किया है। किसने? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने, ठीक है। इसका उद्देश्य पिक्सल के हाइपर स्पेक्ट्रम डेटा सेट के उपयोग करके भारतीय कृषि पारिस्थितिक तंत्र के लिए निःशुल्क आधार
और भूस्थानिक समाधान विकसित करना है। ठीक है, क्या करना है इसका उद्देश्य? हाइपर स्पेक्ट्रम डेटा सेट हो जाएगा। उसके उपयोग से भारतीय कृषि पारिस्थितिकी तंत्र, भारत का जो भी एग्रीकल्चर इकोसिस्टम है, उसके लिए निःशुल्क आधार पर विभिन्न भूस्थानिक समाधान किए जाएंगे। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब है कि टेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में यूज करना है। ठीक है, डेटा अपने आप आ जाएगा, तो उस डेटा के बेस पे हम देख सकते हैं किस तरीके की सॉइल है, किस तरीके का खाद बीज यूज कर सकते हैं इस सॉइल में। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम इन चीज़ों को समाधान कर सकते हैं, कृषि की उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में है कि किस प्राधिकरण ने ज्ञान व नवाचार श्रेष्ठ व्यवहारों को साझा करने के लिए नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? नॉलेज शेयरिंग किसने किया? NHAI, भारतीय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसको साझा किया है, नॉलेज शेयरिंग को। ठीक है, नॉलेज शेयरिंग किससे रिलेटेड है? ज्ञान व नवाचारी श्रेष्ठ व्यवहारों को साझा करने से रिलेटेड है। ठीक है, सिमलीपाल में पाई जाने वाली घास जिसमें मयूरभंज ओडिशा की जनजातियों द्वारा योगा मैट का निर्माण किया जाता है। ठीक है, योगा मैट का निर्माण किससे किया जाता है? मयूरभंज और उड़ीसा। ठीक है, वहाँ पे वहाँ की जगह है सिमलीपाल जो कि बायोस्फीयर रिजर्व है अपने आप में। सिमलीपाल, वहाँ की जो घास है उससे योगा मैट बनाए जाते हैं। ठीक है, और वो कौन सी घास है? सवाई घास है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है और इससे जानकारी मिलती है कि सिमलीपाल जो अपने आप में बायोस्फीयर रिजर्व है, तो उसमें पाई जाने वाली घास जिसमें मयूरभंज और उड़ीसा की जनजाति हैं वो योगा मैट बनाती हैं। ठीक है, और वो कौन सी घास है? सवाई घास है। ठीक है, कौन सी है? सवाई घास। सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को भारत के सबसे बड़े बिजली उत्पादक टीम मार्क्समैन द्वारा मोस्ट प्रीफर्ड वर्कप्लेस के रूप में मान्यता दी गई है? NTPC लिमिटेड को मान्यता दी गई है। ये NTPC PSU है। ठीक है, तो सबसे बड़े बिजली उत्पादक टीम मार्क्समैन द्वारा इसको उपाधि दी गई है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? कोंडामल गांव, जिला रंगारेड्डी, हैदराबाद में। ठीक है, कोंडामल गांव, भारत की सबसे बड़ी रेल कोच फैक्ट्री। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट कोच फैक्ट्री कहाँ पे खुली है? कोंडामल गांव, जिला रंगारेड्डी, हैदराबाद में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को प्रतिस्पर्धा अधिनियम के दायरे में लाने की बात कही गई है? किसको? कोल इंडिया लिमिटेड को प्रतिस्पर्धा अधिनियम के दायरे में लाने की बात की गई है। ठीक है, हाल ही में कौन सा बैंक IVR आधारित UPI सॉल्यूशन UPI 123 पे पेश करने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन पाया है? PNB बन पाया है। ठीक है, कौन सा बैंक? IVR आधारित, ये IVR पे आधारित है, IVR। ठीक है, IVR पे आधारित है UPI सॉल्यूशन, UPI 123 पे। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हम भीम, फ़ोनपे, गूगल पे से कोई भी पेमेंट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें क्या करना पड़ेगा? डायरेक्ट UPI 123 पे करके हमें मैसेज करना पड़ेगा, मैसेज के थ्रू पेमेंट हो सकता है। ठीक है, तो पंजाब नेशनल बैंक द्वारा चालू किया गया है। तो नेक्स्ट राजस्थान समसामयिक की नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, जैसे कि आपको टाइम पे आपको उचित समय पे ये नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, थैंक यू।